अच्छा, टाइम डिफरेंस आप दोनों को अपना अपना पता है, ओ लेवल्स वालों को भी पता है कि उनके पास 1 आवर का टाइम होगा सेम 40 MCQs करने के लिए। और IGCSE वालों को भी पता है कि उनके पास 45 मिनट्स होंगे सॉल्व करने के लिए। तो दोनों का टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट है, लेकिन नंबर ऑफ MCQs सेम है। थोड़ा सा बस ये डिफिकल्टी लेवल इस तरह से होगा कि IGCSE में आपको एक न्यूमेरिकल अगर क्वेश्चन दिया तो उसके बाद 2 से 3 क्वेश्चन आपके पास सिंपल थ्योरेटिकल होते हैं। तो बस ये कॉन्सेप्ट होगा, कोई ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं है। तो हम IGCSE कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम ओ लेवल्स का भी करेंगे। तो ये नहीं करना कि मतलब आपके पास जिस तरह आप ओ लेवल्स के तो आप बोलो कि हम IGCSE क्यों करें IGCSE वाले, क्योंकि क्वेश्चंस आपके पास सेम है। ठीक है, तो इसलिए कोई इतना मसला नहीं है। ठीक है, तो जितना जल्दी होगा उतना जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आपके पास पहला क्वेश्चन है इसमें। अच्छा, आपको पता है कि माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज वगैरह अब स्किप हो गए। ठीक है, तो वो वाले क्वेश्चंस भी अब आपके पास इंक्लूड नहीं होंगे, तो हम उसे स्किप कर देते हैं। लेकिन अगर हम जर्नली अगर देखें तो आपके पास जिस तरह से मेजरिंग टेप, रूलर वगैरह ये सब तो इंक्लूड है। तो अगर पहला क्वेश्चन आप देखो तो इसमें ये बताना है कि आपने सिंपल हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स के अकॉर्डिंगली आपने देखना है कि लेंथ अगर आपने मेजर करनी है और थिकनेस मेजर करनी हो तो आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज भले ऐड ना हो लेकिन रूलर्स वगैरह ये सब इंक्लूड है। तो आपको पता है लेंथ मेजर करने के लिए स्विमिंग पूल की लेंथ है तो रूलर से मेजर नहीं होगी, मेजरिंग टेप से होगी। और थिकनेस जो होती है आपके पास एल्यूमिनियम फॉइल की। तो माइक्रोमीटर आपके पास सिंपल सी चॉइस है, तो इतना मुश्किल नहीं है, हम इसको कर लेते हैं टिक। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन है, मैन स्टैंड्स नेक्स्ट टू अ रेलवे ट्रैक, ट्रेन ट्रेवल्स एट 40 मीटर पर सेकंड, टेक 2 seconds टू पास द मैन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ठीक है, अब क्योंकि आपने सारे टॉपिकल्स कर लिए और सब में आपको एक चीज बताई थी कि आप क्वांटिटीज को मार्क करते जाओ और फॉर्मूला ट्रेस कर लो कि कौन सा यूज करना है। तो अब स्पीड यहाँ पर हमारे पास है, टाइम हमारे पास यहाँ पर है, और आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। कैलकुलेटर साथ रखना ताकि कैलकुलेशन साथ साथ करते रहो, किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। पहले तो आप फॉर्मूला बताओ क्या यूज करोगे। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है आपके पास, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, डी इज इक्वल्स टू वी टी या एस इक्वल्स टू वी टी। और वेलोसिटी 40 है और टाइम आपके पास 2 है। ठीक है, तो 80। अब आप देखो इसमें टाइम पीरियड शॉर्ट होता है ना, क्वेश्चंस भी आपके पास इसमें स्ट्रेट होते हैं, सिंपल। कुछ होंगे टिपिकल, वो हम देख लेंगे। और नंबर 3 में देखो, अ स्पीड टाइम ग्राफ इज यूज टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच क्वांटिटीज आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ एंड फ्रॉम द एरिया अंडर द कर्व। ये वाली बात भी हमें पता है, क्वेश्चन पढ़ के आपको वैसे भी ये थ्योरेटिकल याद है। तो ग्रेडियंट जब स्पीड टाइम की बात हो रही है तो एक ये याद रखना। और स्पीड टाइम के बाद आपके पास जब ग्रेडियंट निकालते हैं हम, ठीक है, तो ग्रेडियंट से हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन या डिस्टेंस। अच्छा देखो, अगर इसमें नहीं भी कंफ्यूजन होता ना तो ये वाली बात तो सबको पता है कि एरिया अंडर द कर्व से हमेशा डिस्टेंस निकलता है। तो ये चीज तो सबको कंफर्म है। ठीक है, तो इसका मतलब है ग्रेडियंट का मतलब ये हुआ कि जब आप स्पीड को टाइम से डिवाइड करते हो तो अगर आप फॉर्मूला वाइज भी देखो तो वो एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो जब स्पीड टाइम ग्राफ में स्पीड और टाइम होगा तो उसके ग्रेडियंट से आपको एक्सेलरेशन मिलेगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ग्रेडियंट में एक्सेलरेशन और एरिया अंडर द कर्व में डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, तो इसमें ये होगा। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चंस इतने मुश्किल नहीं, से खुद सॉल्व करोगे तो आप 1 मिनट में भी कर सकते हो। 4 वाला भी इजी, ऑन द मून ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल विद द सेम एक्सेलरेशन विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन दिस। अब देखो, मून पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, सबसे पहली बात जो मून के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आप अर्थ से कंपेयर करें, मून पे आपके पास एयर रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, ग्रेविटी तो होगी, ग्रेविटी होगी लेकिन 1 पॉइंट समथिंग होती है, मतलब 5 टाइम लेस होती है एज कम्पेयर टू अर्थ। ठीक है, ग्रेविटी डिफरेंट है, लेकिन ग्रेविटी डिफरेंट होने के बाद आपको एक वीडियो शेयर की थी, उसमें हमने देखा था कि जब आप एक बॉल को, एक फेदर को ड्रॉप करते हो, बिल्कुल आप क्या कहते हैं, बिल्कुल वैक्यूम में। ठीक है, तो वैक्यूम में ड्रॉप करने के बाद आपने देखा था कि वो दोनों बिल्कुल सेम उस एक्सेलरेशन से मूव करते, क्योंकि ग्रेविटी तो सब पे सेम एक्ट करती है, एयर रेजिस्टेंस की वजह से सबकी टाइमिंग्स जो है वो डिफरेंट होती है। तो जब मून पे एयर नहीं है तो उसका मतलब है सब सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। तो अब ये कॉन्सेप्ट आपको पता है, बस अब ऑप्शन आपने देखना है कि कौन सा बिल्कुल बेस्ट है।
तो सेम वेट और मून हैज अ स्मॉलर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ देन द अर्थ, बी तो पॉसिबल नहीं है। और सी देखो, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, तो डी में द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ए और सी में से चूज करना है कौन सा बेस्ट है। अच्छा, उन्होंने कहा है ऑन द मून ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव द सेम वेट, तो सबका वेट सेम तो नहीं होता, जाहिर सी बात है, हम W इक्वल्स टू mg अप्लाई करते हैं तो मास के साथ लिंक होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसका मतलब है W और m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्योंकि ग्रेविटी तो सब पे सेम अप्लाई हो रही है, तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। मास कांस्टेंट होता है लेकिन वेट कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है, लेकिन मास भी वो कह रहे हैं कि ऑल ऑब्जेक्ट्स का मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले जाओ, लेकिन सब ऑब्जेक्ट्स का मास तो अपने लिए सेम होता है, किसी और के कंपैरिजन में तो डिफरेंट होगा। ठीक है, आप एक टेबल और चेयर की एग्जांपल लो तो दोनों का मास अपनी अपनी जगह सेम होगा, कंपैरिजन में सेम नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल था, इतना मुश्किल नहीं था। अच्छा, 5 में है अमेजिंग सिलेंडर कंटेन्स 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ लिक्विड, एक वॉल्यूम की वैल्यू दी है। अच्छा, ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले पूछा भी था। तो सम मोर ऑफ द लिक्विड इज एडेड अंटिल द लिक्विड लेवल रीचेस द 50 सेंटीमीटर क्यूब मार्क, ये आपके पास न्यू वॉल्यूम की वैल्यू हो गई, इसको V2 करते हैं, इसको V1। द रीडिंग ऑन द बैलेंस इज इंक्रीज बाय 30। अच्छा, उन्होंने कहा है द बैलेंस जो रीडिंग है वो इंक्रीज बाय 30 हो गई, मतलब उन्होंने ये नहीं बताया कि मास था कितना, उन्होंने कहा कि पहले जो वॉल्यूम था 30, जो डायग्राम में भी है, उसको आपने बढ़ाकर 50 तक कर दिया, तो इस ड्यूरेशन में जो चेंज आया वो 30 ग्राम और ऐड हुआ है। तो मास उन्होंने सिर्फ इस लेवल के लिए दिया है, 30 पे कितना था 50 पे कितना था ये नहीं बताया। डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है, अब डेंसिटी का सबसे पहले फॉर्मूला आप यूज करोगे मास ओवर वॉल्यूम, वो तो आपको पता ही है। और मास ओवर वॉल्यूम का मतलब ये हुआ कि अब आप मास तो यूज कर रहे हो 30 क्योंकि मास की एक ही वैल्यू गिवन है, अब वॉल्यूम कौन सा यूज करेंगे, अब आप ये बताओ। सर 50 - 30 20 वॉल्यूम यूज करेंगे। ठीक है, 50 - 30। हाँ, क्योंकि प्रॉब्लम ये कि जब तक 30 फिल किया था तब का मास मिसिंग है, हमें नहीं पता, और जब 50 हो गया तो ओवरऑल भी हमें मास नहीं पता कि कितना था, तो ये दोनों चीजें हमारे पास अननोन है, हमें मास पता है तो सिर्फ इतना पता है कि 30 से 50 के बीच में 30 ग्राम ऐड हुआ है, तो हम इसको 50 - 30 करके यूज करेंगे यानी 20, तो 1.5 आ रहा है सी। ठीक है, अच्छा, अब सर्कुलर मोशन है तो आपको क्वेश्चन बिना पढ़े भी आइडिया हो जाता है कि वो आपसे रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन पूछ रहा है और जिस पोजीशन में उसके बारे में वो पूछ रहा है आपसे, तो टुवर्ड्स द सेंटर होती है हमेशा, तो टुवर्ड्स द सेंटर का मतलब है ऑप्शन ए, क्योंकि वो ही सेंटर की तरफ पॉइंट कर रहा है, सिंपल। हाँ, ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, यहाँ तक कोई मुश्किल नहीं था अभी तक। हाँ, अच्छा, आप इसमें एक चीज और नोट करते रहना हर ईयर में कि आपके पास जर्नल का वेटेज कितना है क्वेश्चंस का और ये सब, क्योंकि हमने लास्ट टाइम जब देखा था तो लास्ट टाइम हमारे 30 से 33 तक क्वेश्चन जो थे वो, सॉरी 30 तक जो क्वेश्चन थे वो हमारे 3 सेक्शन, थर्मल, जर्नल और वेव से थे। अच्छा, इसमें आपके पास पाइवेट शो किया है, पाइवेट जो है वो एक एंड पर है, एक एंड का मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे पाइवेट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आप सबसे पहले चेक कर लेना, क्योंकि सेंटर में भी डॉट बनाया हुआ है तो कंफ्यूजन होती है कि बहुत सारे लोग डायग्राम को सेंटर में पाइवेट कंसिडर कर लेते क्योंकि दोनों डॉट उन्होंने डार्क सेम बनाए। अच्छा, वेट बीम 6 न्यूटन है, बीम का वेट 6 न्यूटन है, डायग्राम में गिवन है, हम इसको एक फोर्स कंसिडर कर लेते हैं, और ये 40 सेंटीमीटर पे, 40 सेंटीमीटर का मतलब इसको हम अपना पहला मोमेंट आर्म ले लेते हैं D1, और एक फोर्स अप्लाई हो रही है 4 न्यूटन की, ये हमारी F2 हो जाएगी, फोर्स 2, और उसको बैलेंस करने के लिए उस पर अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि सर डाउन। डी। ठीक है, तो अब आपसे वो ये पूछ रहा है कि किस डायरेक्शन में आपकी फोर्स अप्लाई होगी और आपकी पोजीशन क्या होगी, ठीक है, कितने डिस्टेंस पे आप अप्लाई करोगे। अब हमें ये तो पता है कि आप राइट पे अप्लाई करोगे क्योंकि पाइवेट हमारा लेफ्ट पर है तो उसके हिसाब से हमारी राइट पर ही जानी चाहिए, ठीक है, तो इसका मतलब है लेफ्ट वाले ऑप्शंस कैंसिल कर लेते हैं। सही है, क्योंकि लेफ्ट पर तो हमारे पास कुछ भी नहीं है,
रॉड वहां खत्म हो गई, पाइवेट हमारा लेफ्ट पर है, जो सेंटर में पाइवेट लेगा ना तो उसको लेफ्ट वाले भी ऑप्शन सही लगेंगे। तो खैर हमारे पास अब यहाँ पे हमने 20 सेंटीमीटर लेना है। 20 सेंटीमीटर आपके पास डाउनवर्ड है और अपवर्ड है। अब देखो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं क्योंकि नंबर दोनों में सेम है। हाँ, तो कैलकुलेशन करने में समझो आप एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करोगे। अब आप ये देखो, जब वेट डाउनवर्ड था तो इसमें आपको बताई थी डायरेक्शन, अगर आपको कंफ्यूजन होती है कि कहाँ रोटेशन हो रही है तो कंपास आप लो, कंपास का एक जो फिक्स पॉइंट होता है उसको पाइवेट पे रखो और दूसरी साइड जो है ना वो फोर्स की डायरेक्शन में रोटेट करो। तो सेंटर से जब आप रोटेट करोगे तो वो इस डायरेक्शन में रोटेट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बीम के वेट की जो रोटेशन थी वो कैसी है, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसका मतलब है हमें रोटेशन कैसी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारी फोर्स कहाँ होनी चाहिए, अपवर्ड या डाउनवर्ड, अपवर्ड होनी चाहिए। क्योंकि जब हम अपवर्ड फोर्स अप्लाई करेंगे तो अपवर्ड का मतलब ये कि कंपास को हम ऊपर की तरफ लेके जाएं तो कंपास इस डायरेक्शन में रोटेट करेगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो आंसर सिंपल हो गया, वर्टिकली अपवर्ड है 20 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ एक्स। नंबर वाली बात के नंबर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि दोनों में ही सेम है, बल्कि सब में ही सेम है। तो कैलकुलेशन की तरफ जो जाएगा तो वो एक्स्ट्रा टाइम अपना वेस्ट करेगा, आंसर उसको सेम ही 20 मिलेगा। तो इतना मुश्किल नहीं था, इजी है। अगर कोई क्वेश्चन हो ठीक है आप चैट में डाल देना, कोई मसला नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो। अच्छा, अब ये रिजल्टेंट फोर्स कहा गया, रिजल्टेंट फोर्स में आपको बताया था वो 90 डिग्री के केसेस देंगे। ठीक है, 7 में कंफ्यूजन है। अच्छा, 7 में कहाँ कंफ्यूजन है? अच्छा, 7 में देखो एक फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही थी, बॉडी का वेट, और पाइवट था लेफ्ट पर। तो इसका मतलब ये कि अगर हम सिर्फ वेट को कंसिडर करके चलें तो रॉड हमारी डाउनवर्ड रोटेट होगी। ठीक है, मतलब रॉड हमारी इस डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगी ओरिजिनल पोजीशन से। तो इसका मतलब है क्लॉकवाइज रोटेशन हमें मिल रही है और हमें इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हमें चाहिए इसकी ऑपोजिट रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हमें पता है कि राइट पर होगी क्योंकि लेफ्ट पर तो पाइवेट है, लेफ्ट पाइवेट के बाद कोई रॉड का पार्ट ही नहीं है, तो लेफ्ट पर तो फोर्स अप्लाई करना बेकार है क्योंकि वहां तो पाइवेट दिया हुआ है। ठीक है, और 20 सेंटीमीटर आप लेफ्ट पर जाओगे तो रॉड ही खत्म हो चुकी होगी तब तक। तो इसका मतलब ये कि लेफ्ट पर पॉसिबल नहीं है, राइट पर पॉसिबल है। और सब में वैल्यूज जो है मोमेंट आर्म की 20 20 है, तो वो तो सब में सेम होगी, तो कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। बस आपने ये बताना है कि टू द राइट हम अप्लाई करेंगे सबसे पहली चीज, और दूसरी बात ये कि आपने बस अपवर्ड और डाउनवर्ड में से फाइनलाइज करना है कि कौन सी डायरेक्शन। अब आप देखो, अगर डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करते तो आपकी दोनों फोर्सेस ये सेम हो जाती, तो रॉड रोटेट हो जाती डाउनवर्ड, तो वो बैलेंस नहीं होती। तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है, हमें अपवर्ड फोर्स अप्लाई करनी है। तो बस इसमें ये आपके पास कॉन्सेप्ट था। ठीक है, बाकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगी, बाद में भी चेक कर लेना, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसमें आपके पास इन्होंने कहा है कि मैग्नीट्यूड बतानी है आपने रिजल्टेंट फोर्स की, 90 डिग्री वाले केसेस इन्वॉल्व होंगे आपके पास सिर्फ, इसमें भी 90 डिग्री है, सिंपल। अब उन्होंने कहा है कि 8 न्यूटन आपके पास एक्स पे है और 6 न्यूटन आपके पास वाई पर है। ठीक है, और उन्होंने आपको ऑप्शंस दे दिए। अच्छा, वो क्वेश्चन 9 तो अलग है। और अब आपने ये बताना है कि आपके पास मैग्नीट्यूड क्या होगी रिजल्टेंट फोर्स की। ठीक है, अब इसमें मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करोगे? अब हमें ये तो पता है कि डायगनल होगी और थोड़ा सा एक्स की तरफ होगी क्योंकि एक्स वाली फोर्स पड़ी है, लेकिन ये कोई मेथड आपके पास होना चाहिए कि एग्जैक्ट नंबर हम किससे कैलकुलेट करें। ठीक है, तो ठीक है, सी आंसर। और इसमें सिंपल सा एक मेथड यूज होता है, मैथ्स जिसने किया उसे भी आइडिया होगा, कि पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम आप यूज करो, सिंपल। ठीक है, मैं स्पेलिंग ही चेक कर रहा था, बता दी स्पेलिंग। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा जो है वो हाइपोटेनियस जो होगा उसका स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस परपेंडिकुलर गिवन है हमारे पास, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और लास्ट में इसको अंडर रूट कर लेंगे हम, 100 आंसर आ रहा है, तो अंडर रूट 100 कर लेंगे, तो 10 आंसर आ रहा है हमारे पास, ऑप्शन सी। ठीक है, तो सबको पता था, ये इतना मुश्किल नहीं था। और डायग्राम मेथड से भी अगर हम करते हैं तो वो थोड़ा सा मुश्किल काम है एक।
लेकिन मर्जी होती है किसी की, कोई जैसे भी करना चाहे कर सकता है। डायग्राम मेथड में फिर वो कंपास वाला रूल यूज होता है। हम अच्छा, तीन सिचुएशंस है आपके पास। इन विच सिचुएशन इज द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजिंग। अच्छा, मोमेंटम वाली टॉपिक हमने कल ही किया था और उसमें आपको बताया था कि मोमेंटम चेंज कब कब होता है। एक्सेलरेशन करते हुए चेंज होता है, स्पीड इंक्रीज डिक्रीज करते हुए होता है आपके पास। ठीक है, तो इसमें से आपने ये चूज करना है कि मोमेंटम आपका चेंज कहाँ पर हो रहा है। पहले में लिखा है कि एन ऑब्जेक्ट हैज अ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अच्छा देखो, फोर्स एक्ट हो रही है, फोर्स एक्ट होने का मतलब है अगर आप एक बॉक्स को पुश कर रहे हो तो रिजल्टेंट फोर्स का मतलब ये होता है कि आप उसे पुश कर रहे हो तो आपकी रिजल्टेंट फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। तो जब तक फोर्स अप्लाई होती रहेगी बॉडी का जो है वो स्पीड चेंज होगी, तो मोमेंटम चेंज हो रहा है, क्योंकि मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो इसका मतलब है पहले ऑप्शन में मोमेंटम चेंज हो रहा है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, अ मूविंग ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस एन इम्पल्स। इम्पल्स भी हमने कल किया था। तो इसका मतलब ये है कि इम्पल्स में भी आपके पास चेंज आएगा। ठीक है, और तीसरा है ना, ऑब्जेक्ट इज डेसेलरेटिंग, तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन वाला केस आ गया। तो इसका मतलब है तीनों में मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो तीनों में मोमेंटम चेंज होने का मतलब है ऑप्शन डी। ठीक है, ये सारे वो कल वाले तीनों पॉइंट्स है जो हमने लिखे थे। एक और क्वेश्चन उन्होंने मोमेंटम का ही दिया मेरे ख्याल से, हाउ इनटू। अच्छा देखो, इम्पल्स में क्या होता है, इम्पल्स में फोर्स इनटू टाइम। तो जब आप ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओगे शॉर्ट टाइम के लिए, जिस तरह बॉल आपकी तरफ आ रही हो, आप उसे बैट से हिट करते हो, तो जाहिर सी बात है डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन चेंज में भी मोमेंटम और मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, उसमें भी मोमेंटम। ठीक है, तो दोनों में मोमेंटम आपके पास चेंज हो रहा है, डायरेक्शन वाइज भी मैग्नीट्यूड वाइज भी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, और आप अगर उससे नहीं कर रहे तो आप इस फॉर्मूला में चेक कर लो कि फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी चेंज का मतलब ये हुआ कि आपके पास मोमेंटम चेंज हो रहा है। सिंपल। अच्छा, 10 वाला केस भी हमने किया था कल, और इसमें आपको पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला केस है, क्योंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं। अब आप इसमें देखो, आप बॉल ऑफ मास, एक बॉल का मास आ गया m1, इज मूविंग फॉरवर्ड एट अ स्पीड, ये इसकी इनिशियल स्पीड है u1। अ सेकंड बॉल ऑफ मास ये m2, और ये स्टेशनरी है। स्टेशनरी का मतलब ये हुआ कि ये आपके पास इसका u2 जो है इनिशियल वेलोसिटी वो 0 है। खैर ये हम कल कर चुके हैं वैसे, तो कैलकुलेशन आपको पता है, फॉर्मूला लिख दूंगा रेफरेंस के लिए जो फर्स्ट टाइम देख रहा हो। अब उसने सेकंड बॉल को स्ट्राइक किया था, सेकंड बॉल मूव्स फॉरवर्ड एट अ स्पीड ऑफ, अच्छा ये इसकी फाइनल स्पीड है तो हम इसको v2 लिखेंगे। क्योंकि v2 इसलिए लिखा है, सेकंड बॉल है, सेकंड बॉल को हमने नंबर 2 दिया, फर्स्ट को हमने नंबर 1 दिया है। फर्स्ट बॉल की स्पीड फाइंड करनी है, फर्स्ट बॉल का मतलब ये कि हमें v1 फाइंड करना है। तो फॉर्मूला सिंपल था, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, तो इसमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, और इसका आंसर हमने कल क्या कैलकुलेट किया था, 0.19 आ रहा था, 0.18 समथिंग था, राउंड ऑफ 0.19 था। तो बेसिकली ये क्वेश्चन कल हम कर चुके हैं डिटेल में, मोमेंटम वाली जीरो उसमें। पॉइंट वन एट सेवन फाइव आ रहा था। हाँ, और उसको हमने राउंड ऑफ कर लिया था 0.19। बाकी फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप चेक कर लेना, इजीली, कोई मसला नहीं है, तो इतना मुश्किल नहीं है। 11 में है, अ मास हैंग्स वर्टिकली फ्रॉम अ स्प्रिंग, द मास इज रेज्ड टू अ पॉइंट पी एंड इज देन रिलीज्ड। एक पॉइंट पी तक हम लेकर गए, फिर उसको रिलीज कर दिया, द मास ऑसिलेट्स रिपीटेडली बिटवीन पॉइंट पी एंड अ लोअर पॉइंट क्यू। ठीक है, तो अगर आपने एक मास को हैंग किया हुआ है, लेट सपोज, बाकी क्वेश्चन आप देखते रहो तब तक, तो आप इसे एक ऊपर पॉइंट तक लेकर गए, वो पॉइंट ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी, स्ट्रेच भी कर सकते हैं, कंप्रेस भी। लेट सपोज हमने इसको स्ट्रेच किया, और ये वाला पॉइंट हमारा पी हो गया जहां तक हम इसे लेकर आए, और ऊपर जब ये ओरिजिनल था तो वो पॉइंट क्यू था। तो जब हम इसे रिलीज करेंगे तो ये अप एंड डाउन ऑसिलेट करेगा। तो ये उन्होंने बेसिकली सिचुएशन दी है। तो अब उन्होंने पूछा है, विच एनर्जीज ऑल्टरनेटिवली इंक्रीज एंड डिक्रीज थ्रू आउट द ऑसिलेशंस। तो कौन सी एनर्जीज इंक्रीज हो रही है, कौन सी डिक्रीज हो रही है, ये आपने बताना है।
अच्छा, हमें पता है कि जब हम इसको स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, जैसे रिलीज करेंगे पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक में। और तीसरी चीज ये कि हम बात कर रहे हैं स्प्रिंग की, तो स्प्रिंग में कौन सी होती है, इलास्टिक एनर्जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास तीन एनर्जीज इन्वॉल्व हैं, काइनेटिक, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और इलास्टिक। तो उसके हिसाब से ऑप्शन ए आपके पास होना चाहिए। ठीक है। बाकी सेकंड में ग्रेविटेशनल काइनेटिक ओनली है, उसमें इलास्टिक नहीं है। थर्ड वाले में इंटरनल आ गया। इंटरनल का मतलब ही काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होता है। तो वो दोनों चीजें अलग अलग लिखी हुई है, फिर उसको दोबारा से अलग लिखा है, तो बाकी में कोई आपके पास सेंस नहीं बन रहा। अब एनर्जी से रिलेटेड है। अच्छा, अब आप देखो कि आप 12th क्वेश्चन पर आ गए और अभी भी जर्नल फिजिक्स चल रहा है आपके पास। ठीक है। अब 12th में यहाँ कार हैज अ 620 किलो जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये हमारी एनर्जी आ गई। और कार ब्रेक्स एंड स्टॉप्स इन अ डिस्टेंस ऑफ 91 मीटर, ये वो डिस्टेंस है जितने टाइम में ब्रेक अप्लाई की और उसने ये डिस्टेंस कवर किया। मतलब ब्रेक अप्लाई करने के बाद इतने टाइम में वो आकर स्टॉप हुई है। अब आपने बताना है कि आपके पास ब्रेकिंग फोर्स कितनी एक्ट कर रही थी, मतलब फोर्स कैलकुलेट करनी है आपने कि कितनी थी यहाँ पर। तो इसमें आप कैसे कैलकुलेट करोगे। अब 620,000 आपके पास जो है वो एनर्जी थी काइनेटिक, और डिस्टेंस जो आपने यूज किया वो 91 मीटर है। ठीक है। अच्छा, इसमें आपके पास देखो एनर्जी का जो रेफरेंस है ना, जरूरी नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी लिख दिया तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज करो। आप जो है ना वो इसको वर्क डन के रेफरेंस से भी ले सकते हो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में वर्क डन इन्वॉल्व होता है। क्योंकि आप देख रहे हो कि बॉडी मूव कर रही है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है। तो एनर्जी तो वहां पर भी आपके पास होती है, क्योंकि आपको पता है वर्क डन एनर्जी दोनों का यूनिट हम जूल्स यूज करते हैं, सिर्फ रेफरेंस अलग अलग यूज कर रहे होते हैं। वर्क डन में मास नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी में मास होता है। वर्क डन में फोर्स होती है, काइनेटिक एनर्जी में फोर्स इन्वॉल्व नहीं होती। तो बेसिकली आपसे वो फोर्स के रेफरेंस से पूछ रहा है कि फोर्स कितनी होगी। तो कैलकुलेशन करके देखो आपके पास वर्क डन के फॉर्मूला से काइनेटिक एनर्जी, आप इनके फॉर्मूलाज को अप्लाई करके देखो, फिर सॉल्यूशन देखते हैं कितना आ रहा है आपके पास। ठीक है, कितना आंसर आ रहा है, यूजिंग विच फार्मूला। अच्छा, फार्मूला देखो पता है क्या है, आपको मैंने वर्क डन का रेफरेंस दिया, वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, W इक्वल्स टू एफ टी। और मैंने आपसे ये कहा कि काइनेटिक एनर्जी अगर लिखा है तो जरूरी नहीं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यूज हो। ये क्वेश्चन भी आप में से एक ने पूछा था मुझसे कुछ दिन पहले, तो उसमें भी सॉल्यूशन इसी फार्मूला से किया था। तो वर्क डन बेसिकली आपके पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी जितनी होगी आपकी, वही आपका वर्क डन होगा। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में भी जब बॉडी कार मूव कर रही है, ब्रेक अप्लाई हुई, स्टॉप हुई, फोर्स डिस्प्लेसमेंट दोनों इन्वॉल्व है। तो आप यहाँ पे अपना जो वर्क डन है वो एनर्जी के इक्वल लो। तो आपका वर्क डन कितना हो गया, हम W इक्वल्स टू एफ डी से सॉल्व करते हैं। तो वर्क डन हमारा है 62,000, 620,000 सॉरी, एक जीरो और लगेगा, एक जीरो यहाँ कम लगा है, 620,000 जूल्स है बेसिकली। तो एक जीरो हम और लगा लेते हैं, इज इक्वल्स टू एफ इंटू, और डिस्टेंस कितना है 91। ठीक है। तो इसका मतलब है कि 91 को यहाँ डिवाइड कर लेंगे। तो उसको डिवाइड बाय 91 करके देखो कितना आंसर आ रहा है। 6813। ठीक है, 6813 आ रहा है, राउंड फिगर आपके पास 6800 हो जाएगा। ठीक है, 6800। मार्किंग स्कीम मेरे पास है, ठीक है, आंसर उससे वेरीफाई कर रहा हूँ, आप लोग चेक कर लेना, अभी साथ ओपन नहीं की हुई, वरना बस ये है कि जितना जल्दी सॉल्व कर ले हमारे पास मैक्सिमम पेपर्स।
तो उसकी टेंशन नहीं लेना, मार्किंग स्कीम आप बाद में भी चेक कर लेना, मैं सेंड भी कर दूंगा दोनों चीजें साथ, ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना, काइनेटिक एनर्जी को सिंपल वर्क डन के इक्वल लेके सॉल्व कर लो। जिस तरह हम वो करते हैं ना, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी गेन इन पोटेंशियल, वो वाला रेफरेंस इसी तरह से है। तो डायग्राम शोज 13 में है अ डीप रिजर्वायर फॉर्म बाय अ डैम, और एक पॉइंट उन्होंने एक्स दिया हुआ है नीचे बिल्कुल। सो ऑन व्हाट डज द प्रेशर एट एक्स डिपेंड्स। अच्छा, बेसिकली आपको पता है वाटर है, वाटर का मतलब ये हुआ कि प्रेशर इन लिक्विड वाली यहाँ पे सिचुएशन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और डेप्थ, ये तीन चीजें इन्वॉल्व होंगी। अब इन तीनों को इन्वॉल्व करने का मतलब ये कि आपके पास ऑप्शंस देखो, और ऑप्शंस में से देखो कौन सी बेस्ट चॉइस है। वैसे तो बहुत सिंपल है। बी में देखो उन्होंने लेंथ लिखा हुआ है, लेंथ फैक्टर नहीं है, सरफेस एरिया फैक्टर नहीं है, थिकनेस फैक्टर नहीं है, सिंपल डेप्थ फैक्टर है आपके पास। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन कैलकुलेशन के बाद वो आपको थियोरेटिकल बहुत सिंपल क्वेश्चन भी देते हैं, जो आईजीसीएससी देगा। ठीक है, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला आपको बता दिया, रेफरेंस के लिए कौन सा यूज करना है और उसके रेफरेंस से आप आंसर देख लो, डेप्थ होगा सिंपल। ठीक है। अच्छा, 13 पर आकर जो है वो हमारे पास खत्म हुआ है पहला सेक्शन जर्नल का। ठीक है, अब हमारे पास है 14, और ये हमारे पास जो है वो थर्मल का सेक्शन स्टार्ट है, क्योंकि उसमें जर्नल प्रॉपर्टीज भी हैं। अ सील्ड डिजिट कंटेनर हैज अ फिक्स वॉल्यूम। फिक्स वॉल्यूम का मतलब क्या है? ठीक है, इसको अपने माइंड में रखना कि वॉल्यूम फिक्स है। और आपके पास द कंटेनर इज फिल्ड विद एयर, एयर फिल की और कंटेनर में हमारे पास फिक्स वॉल्यूम है, मतलब उसको कैप लगा दिया हमने, फिक्स कर दिया। और उसके बाद ये कि द कंटेनर इज प्लेस्ड इन अ फ्रीजर कैबिनेट एंड द टेम्परेचर ऑफ द एयर इन द कंटेनर डिक्रीजेस। ठीक है, कंटेनर को प्लेस कर दिया फ्रीजर में, टेम्परेचर एयर का जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर में डिक्रीज आ रहा है, वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, की पॉइंट्स यहाँ पर लिख दिए ताकि बार बार लाइन आपको पढ़नी ना पड़े। विच रॉ करेक्टली डिस्क्राइब्स व्हाट हैपेंस टू द एयर इन द कंटेनर। अब जो कंटेनर में एयर है उसमें क्या चेंज आएगा? टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि आपके पास किस चीज में चेंज आ सकता है? सॉरी, टेम्परेचर डिक्रीज किया, बढ़ाया नहीं है, फ्रीजर में रखा ना, टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। डिक्रीज होने का मतलब ये कि मॉलिक्यूल्स आपके पास फ्रीज होंगे, तो उनकी मूवमेंट आपके पास जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, उनकी स्पीड आपके पास जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। और एवरेज डिस्टेंस बिटवीन एयर पार्टिकल में क्या लिखोगे? डिक्रीज होगा या नो चेंज? ठीक है, सोच के बताना है ये। डिक्रीज, ये वाला तो हमें पता है डिक्रीज होगा। ठीक है, लेकिन एवरेज डिस्टेंस बिटवीन एयर पार्टिकल का क्या लिखेंगे? एक आंसर तो आ गया डी। ठीक है, बिल्कुल सही, क्योंकि ऊपर हमने लिखा है वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स का मतलब ये कि वो आपसे खुद जब कह रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आप जिस तरह से वाटर को रखते हो वहां पर फ्रीजर में उसको फ्रीज करने के लिए, तो जितना लेवल आप वाटर का रखते हो उतना ही आपको फिर वो सॉलिड आइस की फॉर्म में मिलता है। ठीक है, अच्छा, डायग्राम देख के लग रहा है कि एवापोरेशन का कोई क्वेश्चन पूछेंगे। तो उसमें लिखा हुआ है फॉर विच कंटेनर डज द वाटर एवापोरेट एट ग्रेटर रेट एंड हाउ कैन द रेट ऑफ एवापोरेशन कैन बी इंक्रीज्ड। ठीक है, कंटेनर आपके सामने ऊपर तक फिल है दोनों, और इसमें आपने ये बताना है कि कंटेनर विद ग्रेटर एवापोरेशन आपको पता है 1 में होगी, उसका सरफेस एरिया ज्यादा है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि अब उन्होंने कहा है कि रेट ऑफ एवापोरेशन कैन बी इंक्रीज्ड, कैसे होगा? तो आपको पता है कि जो ऑप्शंस हैं सी और डी तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब ए और बी में से चूज करना, बहुत सिंपल सी बात है, टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, आपका एवापोरेशन रेट का इंक्रीज हो जाएगा, तो बी ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, थर्मामीटर वाला पार्ट स्किप हो गया आपके पास, तो इसको कैंसिल आउट करते हैं।
और ये आपके पास लेटेंट हीट वाला पार्ट भी अब इंक्लूड नहीं है, तो आप इसको भी स्किप कर दो। अब 18 वाला क्वेश्चन देखो, तो इस तरह से आपके पास ना हर पेपर में अब क्वेश्चन स्किप होंगे, क्योंकि प्रीवियस जो टॉपिक्स थे जो हमारे पास माइनस हो गए उनके क्वेश्चंस हमारे पास कैंसिल करके आगे चलते जाओ। अब इसमें ये कि अ ग्लास कंटेन्स एन आइस ड्रिंक ऑन अ वार्म एंड ह्यूमिड डे, वाटर स्टार्ट्स टू फॉर्म ऑन द आउटसाइड ऑफ द ग्लास, व्हाट इज द नेम ऑफ द इफेक्ट बाय विच द वाटर फॉर्म्स। ठीक है, नॉर्मली ये होता है कि आप ठंडे पानी का ग्लास गर्मियों में बाहर ला के रखते हो, तो उसकी साइड में जो है वो ड्रॉप्स आपको नजर आते हैं। तो कौन सा प्रोसेस होता है जिसकी वजह से ये सब आपके पास पॉसिबल है। कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो आपने, वहां भी बहुत, हाँ, बहुत डिटेल में किया होगा। क्योंकि कंडक्शन कन्वेक्शन तो हीट ट्रांसफर करने के मेथड है, कंडेंसेशन और एवोपरेशन में से चूज करना था। तो बहुत सिंपल है, अगर नहीं भी पता होगा आपको। अच्छा, इसमें वन एंड ऑफ अ कॉपर बार इज हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर। ठीक है, ये हमने भी कहीं किया था क्वेश्चन, शायद टॉपिकल्स में था। विच मैकेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी टू द अदर एंड ऑफ द कॉपर बार। एक एंड हम हीट अप कर रहे हैं और दूसरे एंड तक आपने थर्मल एनर्जी को ट्रांसफर करना है। अब आपने बताना है कौन सा इसमें से मेथड बिल्कुल आपके पास सेम कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर रहा है। अब सॉलिड है, सॉलिड में आपको पता है कि वाइब्रेशन होती है और वाइब्रेशन के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर होती है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कॉपर जो है वो कंडक्टर है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट याद रखना हमेशा। जब भी सॉलिड होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स लाजमी आपने इन्वॉल्व करना है अपने आंसर में। अब उसमें ए में लिखा है सिर्फ वाइब्रेशन, तो आधा आंसर लिखा है, आधा नहीं है। बाकी ऑप्शन देखोगे तो बी में वाइब्रेशन भी है और मूवमेंट ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो उसमें दोनों चीजें आ रही है, तो सिंपल सी बात है कि बी ऑप्शन होगा। ठीक है, क्योंकि कंडक्टर में हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन को देखा जाता है, और बाकी वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट तो सॉलिड की वजह से आएगा ही। ठीक है, और उसके बाद है द डायग्राम शोज अ कन्वेक्शन करंट कॉज्ड बाय अ पीस ऑफ आइस प्लेस्ड इन अ बीकर ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर। और आइस जहाँ पे रखी है वहां से आपको ये चीज याद होगी, जब हमने एसी और हीटर की एग्जांपल ली थी, तो एसी आप हाइट पे लगाते हो क्योंकि डेंस एयर डाउनवर्ड जाती है। ठीक है, और हीटर को आप ग्राउंड पे रखते हो क्योंकि आपके पास लेस डेंस एयर ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, तो इसमें भी यही हो रहा है कि आइस से नीचे जा रही है एयर और फिर दूसरी साइड से ऊपर आ रही है, क्योंकि वहां जाके टेम्परेचर उसका फिर से बढ़ रहा हो। तो विच रॉ करेक्टली कंपेयर्स द टेम्परेचर एंड डेंसिटीज एट वाटर पॉइंट्स पी एंड क्यू। तो पी पे टेम्परेचर क्या होगा और क्यू डेंसिटी क्या होगी पी की। पॉइंट पी पर आप देखो, पॉइंट पी ये वाला है, तो इस पॉइंट पे सर सबसे सी। पहले, ठीक है, सी हो गई। तो डेंसिटी तो आपको पता चल रही है कि आपके पास डाउनवर्ड जितना आते हैं डेंसिटी उतना इंक्रीज होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है आपके पास हायर देन क्यू वाला ऑप्शन लेंगे हम, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और बाकी बात रह गई टेम्परेचर एट पी। तो टेम्परेचर क्या होगा, लेस होगा, क्योंकि जितना आप ऊपर जाओगे, हाँ, तो हाई टेम्परेचर की तरफ आप जाओगे। तो पी पे आपकी डेंसिटी ग्रेटर है और आपका जो टेम्परेचर है वो लेस है, तो ऑप्शन सी। यहाँ पे हमारी डेंसिटी लेस है लेकिन टेम्परेचर हाई है। हॉट एयर ऊपर की तरफ जाती है, हॉट एयर बलून की एग्जांपल ले लो, हीटर की एग्जांपल ले लो, और रेफ्रिजरेटर की एग्जांपल आप देखो। रेफ्रिजरेटर भी हम ऊपर सेक्शन बनता है हमेशा फ्रिज में, क्योंकि उससे सारी कूलिंग फिर नीचे भी ट्रांसफर हो जाती है इजीली। अच्छा, अब आपके पास देखो, हमने 13 के बाद से किया 20 तक, तो यानी 7 क्वेश्चन जो थे वो थर्मल से रिलेटेड थे, जिसमें से 2 हमने माइनस कर दिए क्योंकि अब वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो ऑलमोस्ट इतने क्वेश्चंस आपके पास होंगे, बस टॉपिक वो चेंज कर देंगे। और उसके बाद मतलब जितना जर्नल फिजिक्स था उसका हाफ थर्मल, क्योंकि चैप्टर्स में भी डिफरेंस है। अब वेव का सेक्शन है, और इसमें आपने बताना है विच रॉ इज करेक्ट। एम्पलीट्यूड सबसे पहले बताओ कितना है। एम्पलीट्यूड मार्क कर लोगे तो दूसरा आंसर भी फिर इजी हो जाएगा। एम्पलीट्यूड आपको दिख रहा है सर यहाँ पी। से, ठीक है।
एम्पलीट्यूड हमारा ये रहा 1, तो या तो ए होगा या तो बी होगा, एक चीज हमें पता चल गई। अब वेवलेंथ की बात है। वेवलेंथ आपको पता है कि क्या कहते हैं, क्रस्ट या ट्रफ से ट्रफ का डिस्टेंस होता है, वरना आप एक क्रस्ट और एक ट्रफ के डिस्टेंस से भी वेव फाइंड कर सकते हो। जिस तरह का ग्राफ है उसमें आप जितना इजी अपने लिए कर सकते हो आप कर लो। ठीक है। अब आप देखो, एक क्रस्ट एक ट्रफ कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ तक आपकी एक वेव कंप्लीट हो रही है, यहाँ दूसरी, यहाँ तीसरी और यहाँ पे आधी। तो एक वेव कहाँ कंप्लीट हो रही है? 8 पे आके कंप्लीट हो रही है। ठीक है। क्रस्ट टू क्रस्ट भी करें तो हाँ, 10 - 4 भी 80 होगा। आप क्रस्ट टू क्रस्ट ट्रफ टू ट्रफ भी करना चाहो वो भी कर सकते हो। आप मिड वाली वैल्यू ले लो, बिल्कुल मिड से 0 और 4 के बीच में 2 होगा, 8 और 12 के बीच में 10 होगा। तो 10 - 2 करोगे तब भी आंसर 8 मिलेगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ से लेता तो ये 2 और यहाँ पर आपके पास 10, तो तब भी आपके पास आंसर आता बी 8 सेंटीमीटर। ठीक है। ठीक है, बाकी लोग ज्वाइन कर लेंगे हमें, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी सेव तो है रिकॉर्डिंग सारी। अब साउंड से रिलेटेड है, और साउंड वेव इज क्रिएटेड बाय अ लाउड स्पीकर दैट वाइब्रेट्स बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड 96,000 टाइम्स पर मिनट। तो बेसिकली एक तरह से फ्रीक्वेंसी दे रहा है वो आपको। ठीक है। बैक एंड फोर्थ का मतलब ये हुआ, अच्छा 22 में उन्होंने बेसिकली आपसे कहा है कि साउंड जो वाइब्रेट कर रहा है वो बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों वाइब्रेशन है। इसका मतलब एक वेव वाली एग्जांपल आपको दिया उन्होंने, 96,000 वाइब्रेट कर रहा है पर मिनट। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी की अगर आप डेफिनेशन याद करो तो उसमें होता है नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड। ठीक है। तो हमें इसको कन्वर्ट करना है, तो 96,000 को आप डिवाइड करोगे टाइम से, जो 60 सेकंड है, और पर मिनट का मतलब ये हुआ 60 सेकेंड्स। 1600। तो एक सेकंड में इतनी वाइब्रेशंस हैं। ठीक है। और स्पीड आपके पास गिवन है, 320 और वेवलेंथ आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है। अब देखो, मुझे तो सारी चीजें खैर इस तरह से आइडिया हो जाता है देख के, लेकिन आप लोग भी जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको भी आइडिया हो जाएगा कि हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो बन रहा है वो V इक्वल्स टू एफ लेमडा का बन रहा है। तो फ्रीक्वेंसी की जर्नल डेफिनेशन यूज करोगे, वेव्स पर सेकंड वाली, और लैम्डा निकालना है ना, तो V को डिवाइड कर लो आप F से। 0.2। तो A या B में से ही आंसर आएगा। 0.2। 0.2, बल्कि A ही आएगा क्योंकि B भी ऑप्शन बड़ा है। बी ऑप्शन हाँ, मतलब 5 से। क्या करते हाँ, तो इसमें कैलकुलेशन किए बगैर भी आपको पता है कि A ही आएगा। तो फिर नहीं भी आ रहा तो कोई मसला नहीं है, हमारे पास चॉइस यही बनती है जो हमने कैलकुलेशन कर ली। खैर, इसका आंसर A ही है, 0.20 मीटर। और उसके बाद है, कार्ड इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर दैट इज लेबल इज फेसिंग द मिरर एज शोन। कार्ड रखा हुआ है, ऑब्जर्वर दिखाया है उन्होंने, एक लेबल था CI का। ठीक है। और CI अब आपको कैसा दिखेगा ये आपने बताना है। अच्छा, मिरर है, मिरर में क्या होता है, जो राइट पर है वो लेफ्ट पे नजर आता है, और जो लेफ्ट पर है वो राइट पर नजर आता है। ठीक है। अब C होगा या D होगा? C आपके पास राइट पर आ जाएगा, राइट पे तो आ जाएगा, और I लेफ्ट पर आएगा। लेफ्ट पे आया बट ऑपोजिट हाँ, वर्टिकल हो गया तो भी मिलता है। लेकिन इसमें C लेफ्ट पर है D में, तो आपके पास C ऑप्शन होगा। ठीक है। वरना एक पेपर पे CI लिखकर जो है ना, वो फ्रंट कैमरा खोल के देखो, आपको ना एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि क्या बात हो रही है यहाँ पे। मेरे पास पेपर नहीं है, वरना मैं करके दिखा देता कैमरा पे, पता चल जाता। ठीक है। तो इजी है। अगर मेकअप किट अगर अलाउ होती है तो आप लोग तो देख सकते हो आराम से, हम लोगों के लिए मसला है कि हम किस पे देखेंगे।
लड़के ठीक है। नहीं करेंगे। हाँ, वरना वॉच आपकी ऐसी हो तो उस पे देख सकते हो करके। वॉच आपको हाँ, अलाउड नहीं है ले जाना। तो पता नहीं मेकअप किट अलाउ होती है नहीं होती। शीशा। हाँ, खैर 24, a thin converging lens can produce both real and virtual image। हाँ, और उसमें ये पूछा है कि विच रॉ डिस्क्राइब्स द रियल एंड अ वर्चुअल इमेज। अच्छा, कन्वर्जिंग लेंस यानी कॉन्वेक्स की बात कर रहा है, और हमें पता है कॉन्वेक्स में दोनों तरह की इमेज बनती है, रियल भी वर्चुअल भी। तो रियल इमेज कब बनेगी आपके पास, रेज कन्वर्ज टू फॉर्म द इमेज। ठीक है, जब हमारे पास रेज कन्वर्ज हो जाती है दूसरी साइड पर तो रियल इमेज बनती है। और जब स्क्रीन पर इमेज नहीं होती तो आपके पास वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, तो 24 का आंसर आपके पास बी। तो डाइवर्ज वाला ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और वर्चुअल में हमारे पास स्क्रीन पर इमेज नहीं बनती। ठीक है, तो सिंपल ऑप्शन बचता है पी। अच्छा, लाइट के हमने क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट किए थे, 21 यहाँ से स्टार्ट हुआ था ना। 21 से शुरू किया था, तो अभी हमारे पास 25 तक है अभी हम, मतलब 5 क्वेश्चंस अभी हो गए वेव सेक्शन से। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर गिवन है आपके पास, क्रिटिकल एंगल दिया है 37, और स्पीड ऑफ लाइट इन प्लास्टिक मटेरियल, इसको हम वी लिखेंगे। अच्छा, इसमें आपके पास फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे। इसमें आपको याद होगा कि 3 तरह से बेसिकली हमारा फॉर्मूला क्रिटिकल एंगल का होता है। एक होता है कि सिंपल वो 1 ओवर करके हम कैलकुलेट करते हैं। एक होता है रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ। ठीक है, बिल्कुल सही। और एक आपके पास होता है कि स्पीड इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड इन मीडियम। तो उससे भी हम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। एन इज इक्वल्स टू, क्योंकि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो फॉर्मूला आपके पास ये था। फॉर्मूला की आपको वो शीट सेंड की है, फॉर्मूला उसको सामने रख लिया करो, क्योंकि होता है कभी कभार फॉर्मूला मिक्सअप हो जाता है। तो सबसे पहले आप एन कैलकुलेट करोगे इस फॉर्मूला से। ठीक है, फॉर्मूला आपने कैलकुलेट किया, फॉर्मूला कैलकुलेट करने के बाद एन का आपके पास 1.66 कुछ आंसर आ रहा है। फिर हम वी को शिफ्ट करेंगे तो ये सी ओवर एन बनेगा। ठीक है, तो 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय 1.66 कुछ आ रहा था। ठीक है, तो अब इन दोनों को डिवाइड करके देखो क्या आंसर आ रहा है। फॉर्मूला असल में वो जो है वो c इज इक्वल्स टू एन ओवर वी नहीं था, n इज इक्वल्स टू सी ओवर वी था। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। 1805। ठीक है, अब 1.8, हाँ तो 1.8 आपके पास आंसर आ रहा है। आपके पास 1.8 और आगे काफी एक्सपोनेंट में वैल्यूज हैं, तो आप इसको 1.8 कर लो, और 8 के बाद 8 के साथ जो है वो नंबर्स काउंट कर लो। तो 1.8 हाँ, तक आ। तो ऑप्शन ए आंसर आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। हाँ, तो वो फॉर्मूला की मिस्टेक थी, उसको सही कर लेना। और आंसर अब आपके पास ए आ रहा है। ठीक है। ठीक है, अभी भी आपके पास वेव्स ही चल रहा है यहाँ तक, और अभी 26 27 वेव्स ही हैं। फिर उसके बाद 27 तक, यानी 7 क्वेश्चन इस सेक्शन से भी हैं। अब इसमें विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज यूज बाय रिमोट कंट्रोल, ये वाला भी क्वेश्चन हमने देखा था, बहुत रिपीटेड था। तो आपको पता है रिमोट कंट्रोल कौन सा यूज करते हैं। ठीक है, इंफ्रारेड। माइक्रोवेव। हाँ, और विच स्टेटमेंट करेक्टली कंपेयर्स रेडियो एंड एक्स रेज। अच्छा, रेडियो वेव्स की वेवलेंथ ग्रेटर होती है, जो मेन जर्नल जर्नल सी बात है, और एक्सरे की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर होती है, ये बात हमें पता है जर्नल। ठीक है, अब इन्होंने भी इसी रेफरेंस से क्वेश्चन पूछा, रेडियो वेव है लॉन्गर वेवलेंथ एंड ग्रेटर स्पीड इन वैक्यूम। तो वैक्यूम में तो रेडियो वेव्स ट्रैवल नहीं कर सकती, तो रेडियो वेव्स हैव लॉन्गर वेवलेंथ एंड सेम स्पीड इन वैक्यूम। और रेडियो वेव्स ट्रैवल करेंगी आपके पास, लेकिन उन्होंने कहा है ग्रेटर स्पीड इन वैक्यूम, तो ग्रेटर नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सबकी स्पीड क्या होती है, सेम होती है। सबकी स्पीड आपके पास 3 एक्सपोनेंट 8 होती है।
तो इसकी लॉन्गर वेवलेंथ होगी और सेम स्पीड होगी वैक्यूम में। सी ऑप्शन भी देख लेते हैं। रेडियो वेव है शॉर्टर वेवलेंथ, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है शॉर्टर वेवलेंथ। तो ग्रेटर वेवलेंथ और सेम स्पीड, यानी इसी के इक्वल होती है स्पीड, स्पीड उनकी चेंज नहीं होती। ठीक है, क्योंकि सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। 28 पे आ गया इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है यहाँ तक। तो 7 क्वेश्चंस आपके पास हो गए वेव सेक्शन से। अब इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट है। डायरेक्ट उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का क्वेश्चन दिया सबसे पहले, तो अब हम देख लेते हैं इसको। अब स्टूडेंट काउंट्स हाउ मेनी आयरन पिंस आर इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट्स व्हेन इट इज पावर इज स्विच्ड ऑन, देन शी काउंट्स हाउ मेनी पिंस आर पिक्ड अप व्हेन द पावर सप्लाइड इज स्विच्ड ऑफ। तो पहले की पिंस देख लो कितनी थी, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद जब आपने पावर ऑफ किया तो 2 स्टिक थी अभी भी। शी रिपीट्स द एक्सपेरिमेंट यूजिंग कोर्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स और these results are shown which core is made out of soft iron। अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट जो है ना वो मल्टीपल मटेरियल्स के साथ परफॉर्म किया, और वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि जब हम इसको सॉफ्ट आयरन कोर से करेंगे यूज एक्सपेरिमेंट में, तो कौन सी रीडिंग आपके पास जो है वो इस रिजल्ट को शो करेगी कि आपने सॉफ्ट आयरन यूज किया था। ठीक है, आपको याद होगा ये क्वेश्चन पास पेपर से रिपीटेड है। ठीक है, तो उसमें हमने क्या किया था कि हम मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर लेते हैं, क्योंकि सॉफ्ट आयरन जो है वो आपके पास इजीली मैग्नेटाइज भी हो जाता है, इजीली डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है। ठीक है, तो इजीली मैग्नेटाइज होने का मतलब ये कि मैक्सिमम पिंस, और डीमैग्नेटाइज होने का मतलब ये हुआ कि 0 पिंस। ठीक है, अभी जो डायग्राम उन्होंने दी है ना उसमें आयरन नहीं है, उसमें कोई और मटेरियल है, तभी वहां पे 2 पिंस अभी भी स्टिक है। ठीक है, मतलब वो काफी टाइम तक मैग्नेटिज्म को स्टे कर सकता है। तो इसका मतलब है कि आपके पास ऑप्शन डी होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम नंबर्स आपके पास वहीं पर है पिंस के, जब आपके पास अट्रैक्ट हो रही थी, और जब पावर सप्लाई को आपने ऑफ किया तो वो बिल्कुल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये भी टॉपिकल्स में हमने किया था, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन था ये भी। उसके बाद ये है कि आप प्लास्टिक रॉड इज ब्रॉट नियर टू अ स्मॉल प्लास्टिक स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्टैंड, द स्फीयर इज रिपेल्ड बाय द रॉड। अच्छा, एक प्लास्टिक रॉड दी है उन्होंने एक चीज, और एक स्मॉल प्लास्टिक स्फीयर है, तो दोनों ही बेसिकली प्लास्टिक मटेरियल है, तो इसका मतलब है दोनों में सेम चार्जेस होंगे तभी रिपेल हो रहे हैं। अब वो पूछ रहे हैं व्हाई इज दिस। ठीक है, तो व्हाई इज दिस का मतलब ये कि द रॉड एंड द स्फीयर हैव लाइक चार्जेस। ऑप्शन ए। सिंपल है, वो क्वेश्चन आपने पढ़ा पहले, आपने देखा प्लास्टिक मटेरियल है रिपेल कर रहे हैं तो सेम चार्ज ही आएगा दोनों पे, क्योंकि एक मटेरियल पे एक ही चार्ज आता है। 30 देखो, विच यूनिट इज इक्विवेलेंट टू अ वोल्ट, ये वाला भी रिपीटेड क्वेश्चंस हमने देखे थे, हमारे उसमें थे। तो इसका आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा वोल्ट का। आपको पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन याद होगी, ईएमएफ की डेफिनेशन याद होगी, वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज। वर्क डन का मतलब जूल्स, यूनिट चार्ज का मतलब कूलम, तो जूल्स पर कूलम, ऑप्शन बी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक। अभी तो 1 घंटा हुआ है, एनर्जी खत्म। अच्छा खैर, इसमें है कि अ रजिस्टर कन्वर्ट्स 360 जूल्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी आपके पास आ गई यहाँ पर, और करंट आपके पास कितना है, 3 एम्पियर। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर इज 6 वोल्ट। तो 3 वैल्यूज आ गई। हाउ लॉन्ग इज देयर करंट इन द रजिस्टर, टाइम बताना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। बहुत इजी है क्वेश्चन, वी आई टी, ई इज इक्वल्स टू वी आई टी, एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, टी फाइंड आउट करना है, ई ओवर वी आई कर लो, तो टाइम की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, 360 को 18 से डिवाइड करना है।
डिवाइड करना है 18 से। 360 डिवाइड बाय 18, 20 सेकेंड्स, ऑप्शन बी। ठीक है। पता चल अलग अलग ब्लैक है ना, तो बहुत मस्त में चला गया। अच्छा, डायोड्स वाले जो क्वेश्चंस है ना, वो आईजीसीएससी में बेसिकली होते थे काफी, और हमारे सेक्शन में बस जर्नल सा लिखा होता था ओवरव्यूज का। तो इसमें बेसिकली आपके पास अब इतना ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक्स भी स्किप हो गए हैं आपके पास। ठीक है। तो इस वजह से ये क्वेश्चंस भी इंक्लूड नहीं होंगे, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। 33 देखो। द डायग्राम शोज अ सर्किट ऑफ 6 आइडेंटिकल लैम्प्स कनेक्टेड टू अ बैटरी। विच लैम्प्स आर ब्राइटेस्ट? अच्छा, इसमें देखो PQSRTU, बहुत सारे उन्होंने लैंप सबके नाम लिख दिए। अब वो ये पूछ रहे हैं कि कौन सा लैंप या कौन से लैंप ब्राइटेस्ट होंगे। ठीक है। अच्छा, ये दोनों में पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इन तीनों में भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सिर्फ पहला वाला ऐसा है जो सीरीज में लगा हुआ है। ठीक है। अकेला लगा हुआ है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में, बाकी सबके साथ। तो कौन सा लैंप ब्राइटेस्ट होना चाहिए? और सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको पता है कि करंट की वैल्यू होती है सेम। तो जितना करंट आपके पास बैटरी से ड्राइव हो रहा है वो सारा यहाँ से पास होगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि वोल्टेज सेम होता है। तो इसका मतलब ये है कि पी ब्राइट होना चाहिए, क्योंकि पी में से मैक्सिमम करंट जाएगा। हाँ। बाकी में करंट डिवाइड हो जाएगा, तो पी ओनली। ठीक है। इसको भी माइनस कर देना, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर वालों को पता होगा। ठीक है। ये क्या बीच में इंस्ट्रक्शन दे दी, मुझे लगा पेपर खत्म हो गया। खैर, उसके बाद फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट का सवाल है। उसमें है कि मैग्नेट ड्रॉप और वर्टिकली थ्रू अ सोलेनॉइड, वो ऊपर था, सेंटर में आया, बाहर निकल गया। तीन डायग्राम में ये चीज दिखाई है। ठीक है। और अब वो पूछ रहे हैं कि विच मैग्नेटिक पोल्स आर इंड्यूस्ड एट पोजीशन एक्स। पोजीशन एक्स ये वाली की बात कर रहा है वो, इस पॉइंट पे। तो जब एंटर हो रहा होगा तो सबसे पहली डायग्राम में बताओ कौन सा पोल बनेगा। डायग्राम 1 और 3 का पूछेंगे, वो सिंपल सी बात है, क्योंकि उसमें ही मैग्नेट एंड पर है। सेकंड वाले में तो बिल्कुल मिड में है। तो इसमें आप कौन सा रूल अप्लाई करोगे? लेंज लॉ। तो साउथ आपके पास कॉइल के करीब था, तो सबसे पहले कौन सा आपके पास पोल बनना चाहिए डायग्राम 1 में? साउथ बनना चाहिए यहाँ पर। ठीक है। और जब डायग्राम 3 पर जाएंगे तो डायग्राम 3 में अब नॉर्थ इस साइड पर आ गया, तो एक्स साइड पर क्या होना चाहिए? ठीक है, वो साइड तो हमारे पास क्रॉस हो चुकी है। ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पर साउथ आएगा, क्योंकि अब ये दूर जा रहे हैं ना, तो अब ये इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा ऑपोजिट फोर्स की वजह से, ऑपोजिट पोल्स की वजह से। तो इसका मतलब है यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा। तो इस हिसाब से डायग्राम 1 में साउथ, डायग्राम 3 में नॉर्थ। ठीक है। सी आंसर। ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है। विच ट्रांसफार्मर कैन चेंज अ 240 वोल्ट एसी इनपुट इनटू अ 15 वोल्ट एसी आउटपुट? नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? सबसे पहले फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला शीट आपके पास है, सामने रख लिया करो, भले कोई मसला नहीं है, अभी प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएंगे। आपको याद है फॉर्मूला के नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इक्वल होता है बी एफ। ठीक है। वीपी ओवर एनपी बिल्कुल सही है, इक्वल्स टू वीएस ओवर एनएस। ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पर आइडियल ट्रांसफार्मर की हम सिचुएशन अप्लाई करते हैं, और इसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूला में आपने कैलकुलेट क्या करना है, कि किसमें आपके पास फिर 40 से 15 में कन्वर्ट होगा। तो बेसिकली आपने नंबर्स को चेक करना होगा।
अब देखो सबसे पहली चीज तो ये कि 240 को 15 में लेकर जा रहे हो तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगेगा। तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का मतलब ये है कि पहले नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होने चाहिए, बाद में कम। ठीक है, और सब में उन्होंने आपको स्टेप डाउन दे दिया। ठीक है, सब में इस सेकंड में आपके पास स्टेप डाउन हो रहा है। तो अब कैलकुलेशन से आप चेक कर लो कि किस में आपको जो है वो सेम मिल रहा है आंसर। तो अगर हम रेशियो से भी करते हैं तो हमारे पास ए बी और सी का सेम आ रहा है। Sir, is it VP over NP or NP over VP? दोबारा पूछना, एनपी ओवर वीपी। Formula. अच्छा, इसमें देखो फॉर्मूला पता है क्या, मैंने सिंपल इसको इस तरह से रखा हुआ है कि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उसी के हिसाब से वोल्टेज होगा, फिर नंबर ऑफ सेकेंडरी और वीएस। अब आप इसको अपनी मर्जी से कैसे भी शफल कर लो, आपकी चॉइस है। अच्छा, अच्छा एक आंसर आया डी, ठीक है, और एक है आपकी सी और डी में आंसर सेम आ रहे हैं। तो चेक कर लें सेम आ रहे हैं नहीं। 2400 डिवाइडेड बाई 15, 160 आ रहा है। और हाँ, अच्छा आपको पता है कि डी वाले में आपको जो रेशियो है ना वो 16 मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास 16 मल्टीप्लाई बाय आप 15 कर लो तो आपको 240 मिल जाएगा। तो डी में आपके पास रेशियो कंप्लीट हो रहा है बिल्कुल एग्जैक्ट। हाँ, तो इसमें आपने क्या किया कि एनपी ओवर एनएस का जो रेशियो निकाला तो वो 16 आ रहा था, तो इसका मतलब ये क्लोज है वैल्यू। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे जब वी एस से, क्योंकि वी एस यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो सेकेंडरी का Same मतलब answer आ रहा है. हाँ तो 240 आ जाएगा, तो डी ऑप्शन। ठीक है, तो इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ कैलकुलेटर ही करना है आपने। डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय 15, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 15, तो प्राइमरी वोल्टेज 240 है। सर मैंने ऐसे किया कि क्योंकि ये रेशियो है ना, तो मैंने ऐसे किया कि 240 डिवाइड बाई 15, आंसर 16 आ रहा था, हमारा इक्वल होना चाहिए, तो बिल्कुल। डिवाइड करके देख लिया, जिसका 16 हाँ, उसका आंसर. बिल्कुल, रेशियो मेथड से करो आप, क्योंकि कैलकुलेशन ये सिंपल कैलकुलेटर नहीं करना है, तो इतना कोई मसला नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि स्प्लिटरिंग कम्यूटेटर जो होता है हमारे पास, उसका पर्पस क्या है बेसिकली। अच्छा, इसमें आपको बताया था ये गैप वाले पार्ट की बात है, जिसमें गैप होता है तो गैप ये होता है कि हाफ पार्ट जब गैप वाला होता है तो उस टाइम में करंट फ्लो नहीं करता, और करंट जब फ्लो नहीं करता तो वो आपके पास हाफ रोटेशन इनर्शिया की वजह से होती है। ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा गौर से देखना कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये सारे ऑप्शन बड़े डिटेल दिए हैं उन्होंने। तो इंश्योर दैट द मैग्नेटिक फील्ड इन द मोटर चेंजेस डायरेक्शन एवरी हाफ रोटेशन। अब उन्होंने कहा टू इंश्योर दैट द मैग्नेटिक फील्ड इन द मोटर। अब उसका मैग्नेटिक फील्ड से तो कोई लिंक था नहीं, मैग्नेटिक पोल्स तो अपनी जगह सेम थे, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज तो नहीं हो रही थी, तो ए तो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, बी में लिखा है टू इंश्योर द मैग्नेटिक फील्ड, दोबारा से उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड का रेफरेंस दिया और सेम पोजीशन का रेफरेंस दिया है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। टू इंश्योर दैट द टर्निंग इफेक्ट ऑन द मोटर चेंजेस डायरेक्शन एवरी हाफ रोटेशन। ठीक है, और अब क्योंकि डीसी की बात हो रही है, कम्यूटेटर है ना डीसी, तो डीसी का मतलब है डायरेक्शन तो चेंज नहीं करनी। ठीक है, तो चेंज का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कहा चेंज डायरेक्शन। तो बेसिकली वो कह रहे हैं टर्निंग इफेक्ट की चेंज डायरेक्शन, तो एसी में डायरेक्शन चेंज होती है, डीसी में जो कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर आपके पास यूज होता है मोटर में डीसी में। तो डीसी में आपको पता है रोटेशन एक ही होती है, सिर्फ वो जो क्वेश्चन हमने किया था टॉपिकल में, शायद आप उसमें कंफ्यूज हो रहोगे, उसमें उन्होंने पूछा था यस. करंट की डायरेक्शन, उसमें करंट की डायरेक्शन पूछी थी। अच्छा, ओके. हाँ, लेकिन यहाँ पे करंट नहीं, उन्होंने कहा टर्निंग इफेक्ट, तो इसका ऑप्शन होगा डी, कि आपके पास जो टर्निंग इफेक्ट है वो सेम रहे, क्योंकि वो फॉरवर्ड रोटेट करता है 90 डिग्री पे, आपके बताया था कि वहां पे वो स्टक हो जाती है मोटर, तो वहां पे हम गैप यूज करते हैं ताकि करंट फ्लो ना हो और वो इनर्शिया की वजह से रोटेट हो जाए फॉरवर्ड, और एक डायरेक्शन रोटेशन की कंटिन्यू रहे। ठीक है, नो सवाल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी खत्म, अब तीन सवाल। सर आप ये वाला कॉन्सेप्ट दोबारा समझा सकते हैं, मे बी कल या समथिंग.
ठीक है, मैं इसको रिवाइज करवा दूंगा, कल वाली में करवा दूंगा। थैंक यू जज़ाक। 38 और 39 40, अब ये तीन न्यूक्लियर के, अब क्योंकि पहले स्पेस वगैरह नहीं था तो न्यूक्लियर को ज्यादा वेटेज दिया जाता था, लेकिन स्पेसिमेन और टैब तो आपको एक या दो क्वेश्चन मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं। 38 में बताना है, हाउ डू द साइजेस ऑफ द टू न्यूक्लियर न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कंपेयर टू द साइज ऑफ द ओरिजिनल न्यूक्लियर। फिजन में क्या होता है, ब्रेक करते हैं, तो पेरेंट न्यूक्लियर ब्रेक होकर आपके पास बनाते हैं डॉटेड न्यूक्लियाई बनेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास दोनों स्मॉल होते हैं ओरिजिनल से, सिंपल सी बात है, फिजन में ब्रेक होगा, दो स्मॉल बनेंगे। ठीक है, दोनों आपके पास स्मॉल होंगे, तो इसका मतलब ऑप्शन सी। और which statement about the radioactive decay of a substance is correct? It cannot be predicted when a particular nucleus will decay. Placing a radioactive substance inside a lead lined box prevents it from decaying. Or the decay always produces poison gas if the rate of decay increases if the substance is dissolved in water. ठीक है, वाटर वाला तो कॉन्सेप्ट हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, और पॉइजनस गैस भी जरूरी नहीं है कि हर बार बने। ठीक है, और अगर हम लेड में रखते तो ऐसा नहीं कि वो डिके नहीं होता, वो डिके होता है, बस किसी को हार्मफुल उसके लिए नहीं होगा वो, जब हम उसे यूज कर रहे हैं। और इट कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड व्हेन अ पर्टिकुलर न्यूक्लियस, क्योंकि हमने पढ़ा था रैंडम और स्पॉन्टेनियस होता है, तो ये रैंडम वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज होगी। ठीक है, 40 वाला याद होगा आपको, लेफ्ट हैंड रूल, नॉर्थ से साउथ। वैसे ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, टॉपिकल से पूरा रिपीटेड कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। अच्छा, मजे की बात ये, इन्होंने न्यूक्लियर के बीच में फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दे दिया, है बीटा पार्टिकल का नाम लेकिन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है। इसमें आपको बताया था, आप रोटेट कर लेना स्क्रीन, पेपर को रोटेट कर लोगे तो नॉर्थ आपका यहाँ पर आ जाएगा, उसमें इजी हो जाता है आइडेंटिफाई करना, साउथ यहाँ पर आ जाएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, और उन्होंने लिखा बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल यहाँ से मूव कर रहा है, इसका मतलब ये साइड नेगेटिव है, ऊपर वाली साइड पॉजिटिव है। ठीक है, तो आप लेफ्ट हैंड रूल यूज करोगे अगर, तो लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली आपकी जो फर्स्ट फिंगर होगी वो डायरेक्ट करेगी नॉर्थ टू साउथ, यानी लेफ्ट टू राइट, और करंट की डायरेक्शन जो है वो आपके पास होनी चाहिए डाउनवर्ड, पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि उन्होंने बीटा पार्टिकल दिखाया, बीटा पार्टिकल होता है नेगेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो रोटेशन होगी बेसिकली सेम वो इसी तरह से आप लोगे, ये वाली रोटेशन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, करंट की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव डाउनवर्ड। ठीक है, और थंब की डायरेक्शन आपके पास जो है वो अपवर्ड हो जाएगी, तो इसका मतलब ये हुआ आउट ऑफ द पेज। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे आउट ऑफ द पेज आंसर होगा डी, रिपीटेड है सर वैसे। सर हाँ, करंट की डायरेक्शन समझने है कैसे लिए, ऑपोजिट आ रही है मेरी तो आपसे। अच्छा देखो, आपके पास पता है क्या उन्होंने लिखा हुआ है, बीटा। बीटा का मतलब ये होता है कि आप जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव की बात कर रहे हो, लेकिन हमें पता है कि कन्वेंशनल करंट जो होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, तो करंट की डायरेक्शन जो हमारी सेकंड फिंगर होगी वो हमने डाउनवर्ड लेनी है। ठीक है, और जो थंब की डायरेक्शन है वो अपवर्ड आएगी आउट ऑफ द पेज, क्योंकि जेड एक्सिस, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर वाई एक्सिस पहले से बुक हो गया मैग्नेटिक फील्ड में, और एक्स एक्सिस करंट ने बुक कर लिया, अब रह गया जेड एक्सिस, तो इसका मतलब या तो इनटू द पेज होगी या आउट ऑफ द पेज। ठीक है, और ये जो इन्होंने डिफ्लेक्शन कहा है ना, डिफ्लेक्शन में बेसिकली उन्होंने आपको कंफ्यूज किया है। डिफ्लेक्ट आपके पास वो नॉर्थ साउथ की तरफ नहीं होता, वो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, मैग्नेट के लिए हमेशा हमने ये पढ़ा है कि लेफ्ट हैंड रूल से पता चलता है, फिक्स डायरेक्शन की होगी, डिपेंड करता है, क्योंकि करंट मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होता है हमेशा। ठीक है, करंट की डायरेक्शन के लिए आप फिंगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लेकर जाओ। ठीक है, ये सेकंड फिंगर की डायरेक्शन होगी, ये फर्स्ट फिंगर की डायरेक्शन होगी, और थंब जो है वो फोर्स की डायरेक्शन दिखाएगा आपको। ठीक है, तो ये आपका जो है वो एक पेपर कंप्लीट